गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज की ताज़ा खबर फिर से बात करते हैं। 9 तारीख की सुबह 9 जून करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, 9 जून 2020 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके लगभग सभी एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम इसमें चाहते हैं कि इन करंट अफेयर्स के जरिए आप इस तरह से एक बार दो बार रोज अगर इनको देख लेंगे तो आपको दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के साथ साथ एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं और वो एमसीक्यू आप इसी के ऊपर बेस्ड होगा। अगर इसको रेगुलरली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं तो आसानी से आपका करंट अफेयर्स का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत कम शब्दों में, एकदम से आपके फेवरेबल कंडीशंस को ध्यान में रख के इसको कराया गया है। इसको एक बार देखिएगा तो वो कम से कम जहन में बहुत दिन तक याद रहेगा। इसकी पीपीटी इसके साथ अटैच रहेगी। इसका जो पीडीएफ है, इनफैक्ट पीपीटी की पीडीएफ जो है दैट विल बी अटैच्ड विद योर लिंक्स। वो देख लीजिएगा, वो लिंक आप डाउनलोड करके वहां से गूगल ड्राइव से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं, आज का शुरू करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। 9 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, आज की ताजा खबर। पहला न्यूज है, इंडिया एंड डेनमार्क साइंस मेमोरेंडम। ये फिर से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है। इसके पहले जो एमओयू साइन हुआ था किसके साथ हुआ था? इंडिया एंड भूटान। याद है, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने किया था। वो किस चीज को लेकर के था, किस सेक्टर को लेकर के था? एनवायरमेंट सेक्टर को लेकर के था। और ये किस सेक्टर को लेकर है? इंडिया और डेनमार्क वाला। ये इंडिया और डेनमार्क वाला पावर सेक्टर को लेकर के है कि दोनों कंट्रीज पावर सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। डेनमार्क पावर में, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के पावर्स में काफी आगे टेक्नोलॉजीज डेवलप कर चुका है। इंडिया इनके साथ पार्टनरशिप करके इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करवा के अपने पावर सेक्टर को और डेवलप करना चाहता है। इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करके और डेवलप करना चाहता है। रीजन क्या है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए? हम लोग को हम लोग का अभी देखिए फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, खास करके एमएसएमई सेक्टर का। एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट का। तो इस एमएसएमई सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए और बहुत तेजी से इनको ग्रो कराने के लिए, इनका फैलाव बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव, हमें विलेज क्या चाहिए? पावर। अभी कल प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक बात कही थी। उन्होंने अलग से ये बात कही है, इस एमओयू के अलावा उन्होंने पावर सेक्टर के लिए कहा है कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। हमें हर गांव में, हर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली चाहिए। और इसकी रिक्वायरमेंट जब प्राइम मिनिस्टर एक स्टेज से कहते हैं, एक जगह से कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पावर सेक्टर को लेकर के आगे बहुत काम होने वाला है। तो डेनमार्क ने एक एमओयू साइन किया इसी उसमें, एमओयू फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन विच सेक्टर? इन पावर सेक्टर। भूटान के साथ एनवायरमेंट सेक्टर, डेनमार्क के साथ पावर सेक्टर। डेनमार्क Indian electricity market will benefit from this cooperation with Denmark. Under the MOU, a joint working group will also be established. और ये मिनिस्ट्रियल लेवल पर और ऑफिशियल लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर ये कोऑपरेशन ग्रुप बनाया जाएगा, वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो कि ये काम करेगा। तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क क्या है? डेनमार्क अगर मैप पे देखें तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। इसका एक बॉर्डर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है स्वीडन के पास, और दूसरा बॉर्डर इधर जर्मनी से लगा हुआ है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीचों बीच ये है, एग्जिस्ट करता है डेनमार्क। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यानी यूनाइटेड किंगडम के पैरेलल ही एक आइलैंड जैसा है, पर ये आइलैंड भी नहीं है। डेनमार्क, द किंगडम ऑफ डेनमार्क इमर्ज्ड इन द 10th century, इंक्लूड्स 2 नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें 2 नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड भी हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड। यस, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है। वो बड़ा वाला ग्रीनलैंड जो नॉर्थ अमेरिका के एक तरफ अटलांटिक ओशन में है, दैट इज ग्रीनलैंड। ये इसकी एरिया को बहुत बढ़ा देता है। अलॉन्ग विद स्वीडन एंड नॉर्वे, इट फॉर्म्स स्कैंडिनेवियन कंट्री, अ कल्चरल रीजन इन द नॉर्दर्न यूरोप। ये नॉर्वे और स्वीडन के साथ मिलकर के ये पूरा एक स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है इनको, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन माउंटेन की वजह से इनका नाम ये पड़ा है। एक अलग कल्चर यहाँ पे है, तो इसलिए इनको एक कल्चरल रीजन नॉर्थ अमेरिका का माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन। ये रीजन है यूरोप में। करेंसी है डेनिश क्रोने। लेकिन डेनमार्क, ग्रीनलैंड में जो करेंसी चलती है उसको क्रोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोना नहीं, क्रोना बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेट फ्रेडरिक्सन।
कौन है? मेट फेडरिक्सन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे एमओयूज जो साइन होते हैं या विजिटर्स आते हैं हमारे देश में, उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके हेड्स की बात होती है। इसके अलावा ये, क्योंकि ये रिपब्लिक नहीं है, ये किंगडम है, ये मोनार्की है, तो ये मार्गरेट टू इसकी क्वीन है, डेनमार्क की क्वीन है। सन 72 से अभी तक ये क्वीन है वहां पे। अच्छा, अगली न्यूज, रेलवे रजिस्टर्स बेस्ट एवर सेफ्टी रिकॉर्ड्स। रेलवे में सेफ्टी को लेकर के बहुत क्वेश्चन मार्क हो रहे थे। 166 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर रेलवे चर्चा में रही है तो अपनी सेफ्टी की वजह से चर्चा में रही है। जब से ये आई है तब से अभी तक रेलवे की सेफ्टी को लेकर के बहुत क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए हैं, बहुत क्वेश्चन मार्क इस पे लगाए गए हैं। तो देखा जाए कि रेलवे की सेफ्टी को लेकर के क्या अभी नया कुछ हुआ है। नया क्या हुआ है कि हम लोगों ने पिछले एक साल में 15 महीने में इनफैक्ट किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट, कोई जान नहीं गंवाई है रेलवे ट्रैक पर इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया गया है, जिसकी वजह से रेलवे आज सेफ्टी रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे रजिस्टर्स बेस्ट एवर सेफ्टी रिकॉर्ड ड्यूरिंग अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। रेलवे मिनिस्टर हैज सेड दैट देयर हैज बीन नो फैटेलिटी, एक भी मृत्यु नहीं हुई ऑफ एनी रेलवे पैसेंजर इन एनी ट्रेन एक्सीडेंट, फर्स्ट टाइम इन 166 years. I doubt this record, but then also जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या क्या किया गया? कुछ वॉलंटरी सेफ्टी रिपोर्टिंग पोर्टल वगैरह जैसे लॉन्च किया गया। एम्प्लॉइज कैन रिपोर्ट इंटरनल लैप्सेस इन सेफ्टी ऑपरेशन विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड टू फिक्स लैप्स एंड प्रिवेंट मिसहैप्स, पर्सन्स रिपोर्टिंग सच एज लैप्सेस कैन बी चेक द स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन ऑन द हैजार्ड्स, यूनिवर्सल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया गया। बहुत सारे ऐसे मेथड्स अपनाए गए ताकि रेलवे में सेफ्टी हो जाए। इस तरह के लोग काम करते होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, रिकॉर्ड्स अगर ठीक से थोड़ी सी लापरवाही हो गई उसकी वजह से ये डेथ्स हो जाती है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री सेड द जीरो पैसेंजर फैटेलिटी इन द लास्ट 15 months is a result of continuous effort by railways to improve safety performance in all respects. हाईएस्ट एवर रिन्यूअल ऑफ रेलवेज, इस साल बहुत इंप्रूवमेंट किया गया। रेलवे का रिन्यूअल हुआ 5181 ट्रैक्स किलोमीटर, जिसको ट्रैक किलोमीटर कहा जाए, इन 2019-20। पिछले साल हुआ था 4265, यानी इससे लगभग 900 ट्रैक किलोमीटर ज्यादा। ट्रैक किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर की ट्रैक की बात अगर हम लोग करते हैं तो। अभी एक ये बहुत हॉट न्यूज है, ये BS6 हम लोगों ने लॉन्च किया। BS6 व्हीकल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझने की कोशिश करिए। ये एक एमिशन स्टैंडर्ड है। क्या है? एमिशन स्टैंडर्ड है। हम लोग 4 से डायरेक्टली 6 पे जा रहे हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि एमिशन स्टैंडर्ड्स हमारे गाड़ियों के चेंज किए गए। ये क्या था कि जितने भी एमिट करने वाली व्हीकल्स हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल यूज करने वाली व्हीकल हैं, इसमें से एमिशन, कार्बन एमिशन जो होता है, उसको रोकने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे लॉज और इस तरह के रेगुलेशंस लाए गए थे। अभी तक हम लोग आए थे BS4 तक। लास्ट ईयर ये कंपल्सरी लागू किया गया था BS4, और ये टारगेट दे दिया गया था कि अप्रैल 1 से हम लोग आ जाएंगे BS6 पर। दो कोविड-19 की वजह से थोड़ा रिलैक्स इसको किया गया है, बट स्टिल BS6 बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जा रहा है। इसकी पहचान करने के लिए कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं नंबर प्लेट या गाड़ी के रिकॉग्निशन की वजह से, कि कैसे गाड़ी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि उसमें वो BS6 व्हीकल है या नहीं। ये चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया गया, उनके नंबर प्लेट पर, उनके रजिस्ट्रेशन में उस पर 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा एक ग्रीन पट्टी लगाई जा रही है उनकी पहचान के लिए, ताकि ये रिकॉग्नाइज हो सके कि ये ग्रीन व्हीकल है, यानी BS6 यानी लेस एमिटिंग व्हीकल है। गवर्नमेंट मैंडेट्स डिस्टिंक्ट कलर स्ट्रिप्स ऑन टॉप ऑफ स्टिकर कैरिंग डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर BS6 व्हीकल्स। Ministry of Road Transport and Highway has mandated a strip of green color of 1 centimeter width on top of the existing sticker carrying details of registration for BS6 vehicles of any fuel type, किसी भी fuel type का। इसके पहले जो fuel type में differentiation था वो कैसा था? For petrol and CNG vehicle there is a light blue sticker. पेट्रोल और CNG vehicle के लिए क्या है? Light blue sticker, और डीजल vehicle के लिए ऑरेंज कलर का स्टिकर वो किया गया है, गाइडलाइन दी गई है। Green strip of such thickness for BS6 vehicles for sticker of registration detail is being stuck on their windshield of 4-wheelers. 4-wheelers के windshield पे भी ये स्टिकर लगा करके ये इंगित किया जाएगा कि ये BS6 व्हीकल है। ये अभी कल गाइडलाइन आई गवर्नमेंट की। अनन्या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। ये अभी लेटेस्ट एक डिस्कवरी हुई है, मतलब इन्वेंशन किया गया है।
डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी, डाइट जिसको बोलते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है पुणे की। इसने डेवलप किया है एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये जो नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट है, इससे पीपीईज या किट्स या सामान डिसइंफेक्ट करने में दिक्कत होती है। ह्यूमन हैंड्स को तो आसानी से ये डिसइंफेक्ट कर ले रहे थे, और इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक डिसइंफेक्टेंट अनन्या नाम से बनाया है। किसने बनाया है? DIAT पुणे ने, ठीक है, ये अनन्या नाम से। ये क्या खासियत है इसकी? इसका नाम अनन्या रखा गया। दिस कैन बी यूज्ड बाय एनीवन फ्रॉम ए कॉमन मैन टू ए हेल्थ केयर वर्कर, कोई भी इसको यूज कर सकता है। फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज लार्ज स्केल यूज, दोनों के लिए ये यूज किया जा सकता है। दिस स्प्रे कैन बी यूज्ड ऑन मास्क, मास्क पर यूज किया जा सकता है, पीपीई किट पर यूज किया जा सकता है, हॉस्पिटल लेडिंग्स पे यूज किया जा सकता है, एनी अदर लाइक कंटेमिनेटेड सरफेस सच एज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी उन पर ये लगाया जा सकता है। दिस इज अ वाटर बेस्ड स्प्रे, मतलब वाटर में मिला के इसको किया जाएगा। विल बी इफेक्टिव फॉर मोर देन 24 आवर्स, एक बार लगा दिया तो 24 आवर्स के लिए रहेगा। दूसरी इसी तरह की डिस्कवरी कोविड की, ये सब कोविड देखो कुछ नई प्रॉब्लम्स आती है तो नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो रिसर्चर्स या इनोवेटर्स जो हैं वो इस पर काम करते हैं। और ये जो नया अनन्या आपने देखा, अनन्या आई तो साथ साथ अर्पित भी आ गए। अर्पित अब क्या है? अर्पित एक पॉड है, एक एयरफोर्स ने बनाया है इसको, एयरफोर्स वालों ने इसको बना के क्या किया है, इमरजेंसी में जैसे कोविड सिचुएशन में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो जैसे अगर किसी को लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है, तो इन्फेक्शन होने का डर था और लोगों को, कि और लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इससे बचने का कोई हमारे पास साधन नहीं था। पैकेट्स में लेके जाते थे, वहां से अगर जरा भी एयर लीक होती थी, वायरस तो एयर के साथ चला आता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता था। तो उससे बचने के लिए एक पॉड बनाया है इन्होंने। द इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एन एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्ट। आइसोलेटेड, किसी एक व्यक्ति का आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न यानी फ्लाइट के लिए रेस्क्यू पॉड बनाया है इन्होंने। दिस पॉड विल यूटिलाइज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिजीजेस इंक्लूडिंग कोविड-19 फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरिया, आइसोलेटेड एंड रिमोट प्लेसेस। तो ये रिमोट प्लेसेस पे जहां इस तरह के फैसिलिटीज नहीं है कि उनको ट्रीट किया जा सके, वहां से लाने के लिए अर्पित बनाया गया है। अच्छा, एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिनको कास कहा जाता है। कास कौन है? राकेश कुमार सिंह, RK सिंह भदौरिया। अच्छा, एक अच्छी खबर है WMO से, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बड़ा प्रेज किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, क्योंकि आजकल पिछले 6 महीने से, साल भर से देखा जा रहा है कि IMD जो है बहुत अच्छी, बहुत सटीक प्रेडिक्शंस कर रही है। तो हाल फिलहाल में जो अम्फन तूफान आया था, यहाँ से यहाँ इस तरह से गया था, ये रूप था अम्फन का। तो अम्फन के तूफान और इसके अलावा नैसर अरेबियन सी में, इन सब का प्रेडिक्शन इतना अच्छा किया है IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स अभी गए, वो सैटेलाइट्स अब काम करने लगे एक्टिवली, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत इंटीग्रेट मैनर से इन चीज़ों को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल रीजन में इन प्रेडिक्शंस को वो करता है। और इसकी इंफॉर्मेशन ये अपने पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे नेशंस को शेयर करता है, क्योंकि उनके पास इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। The World Meteorological Organization has lauded the Indian Meteorological Department for its accurate prediction of cyclone Amphan. Amphan के बारे में, Amphan had hit the Sundarbans and West Bengal coast as an extremely severe cyclone storm on May 20. इस साइक्लोन ने सुंदरबन को लगभग 28% क्षति पहुंचाई है, यानी 28% सुंदरबन डैमेज हो गया है इस तूफान की वजह से। बड़ा ही विभत्स तूफान हुआ करता था ये। तो एनीवेज, IMD provides cyclone-related information to all the related countries in the North Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. The WMO is part of the United Nations. WMO क्या है? UNO का पार्ट है। और इसके IMD के डायरेक्टर कौन है? IMD के डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा, और WMO के सेक्रेटरी जनरल हैं ई मानेंगकॉव। नेक्स्ट, हाल फिलहाल में एक देखा गया AI बेस्ड टेस्ट किट कोविड-19 के लिए डेवलप किया गया। ये हैदराबाद की जो IIT है, IIT हैदराबाद, इसने रिसर्च करके डेवलप किया कि AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट। ये बहुत एडवांस वर्जन है, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो टेस्ट किट था हमारे पास उतना कन्वीनियंट वाला नहीं था। दीज टेस्ट कैन गिव रिजल्ट इन 20 मिनट्स,
सबसे बड़ी बात है कि ये फास्ट रिजल्ट दे रहा है, 20 मिनट में दे रहा है। आज अभी किसी का टेस्ट हुआ, टेस्ट होके कल तक रिपोर्ट आती थी, परसों तक रिपोर्ट आती थी, तब तक वो उस आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती थी या वो बहुत लोगों को स्प्रेड कर चुका था वायरस को। इसलिए अगर इतना फास्ट अगर कोई रिजल्ट देने वाला किट बनता है तो वाकई वो काबिले तारीफ है और उससे बहुत एडवांसमेंट और बहुत फायदा होने वाला है कोविड के कंट्रोल में। द टेस्ट किट्स आर रिवर्स, जिसको आरटी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, ये इससे फ्री है ये, एंड गेट रीड ऑफ मेनी प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए, स्ट्रेन वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए। सब कुछ एक साथ 20 मिनट में रिजल्ट दे देता है चेक करके। दीज किट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन टू रूरल एरियाज। अब हमारे लिए रूरल एरियाज में अगर वायरस पेनिट्रेट कर रहा है जैसा कि देखा जा रहा है तो वहां के लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत फेवरेबल होगा, एंड वेरी लाइट एंड हेल्पफुल टू इंक्रीज द टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। ये IIT हैदराबाद का सीन है। हाँ, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक लेंड्स टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल को अम्फन की चोट के बाद, कोविड की चोट के बाद वैसे ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। वास्तव में इस लेंडिंग की बहुत जरूरत थी, वर्ल्ड बैंक ने ये फील किया और ममता बनर्जी को ये उनके रिक्वेस्ट पर इन्होंने फंडिंग किया है। ममता नाम तो सुना ही होगा, है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन है गवर्नर, कौन है यहाँ के गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? हाँ, या जगदीप, सबसे फेमस, रोज चर्चा में रहते हैं, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज को लिंक करके याद रखिएगा तो बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे चीजों को कि ठीक है, अम्फन, वेस्ट बंगाल, वर्ल्ड बैंक, फिर वहां से हम जाएंगे भाई जगदीप धनखड़ साहब वहां के वो हैं। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने वेस्ट बंगाल को लेंड किया। कितना लेंड किया? 1950 करोड़, बहुत पैसा लेंड किया, ठीक ठाक अमाउंट लेंड किया, जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की तरह काम करेगा वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल फॉर टैकलिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड डेवलपमेंट वाली, ये दोनों के लिए है, केवल कोविड-19 के लिए नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए भी ये दिया गया है। 1100 करोड़ विल बी स्पेंड फॉर क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमेनिंग 850 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर स्पेंडिंग ऑन वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है JNK UT among the top performers in PMJKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यूनियन टेरिटरी की अगर बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है, वो टॉप परफॉर्मर निकली किसमें? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑफ राशन अमंग बेनिफिशियरीज टिल 6 जून, यानी 6 जून तक देखा गया कि JNK ने 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया था कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में। यानी गरीबों को, उनकी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू PMJKAY। अनदर यूनियन टेरिटरी जो इस तरह का 100% अचीवमेंट किया है वो है लक्षद्वीप, इज द ओनली यूनियन टेरिटरी इन इंडिया व्हिच हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 100% अंडर PMGKAY। इसमें दिया क्या जाता है इस योजना में? इस योजना में 5 किलो 5 kg फूड ग्रेन्स पर राशन कार्ड होल्डर। अगर आपके घर में 5 राशन कार्ड है तो आपको 25 किलो, यानी पर राशन कार्ड होल्डर को 5 किलो राशन दिया जाएगा पर मंथ। एंड 1 kg पल्स पर हाउस होल्ड इज बीइंग प्रोवाइडेड। 1 kg दाल और 5 kg फूड ग्रेन, अदर फूड ग्रेन, ये फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यानी ये पहले से अगर आपको जो राशन मिल रहा था उसके ऊपर ये राशन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये दिया जा रहा है तो पिछला वाला रोक दिया जाएगा, नहीं, दिस इज ओवर एंड अबव द मंथली कोटा ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन ऑफ 5 kg पर पर्सन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पहले से आपको मिल रहा था वो अब भी मिलेगा, उसके ऊपर आपको 5 kg फूड ग्रेन और 1 kg पल्सेस मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है, जो कि BPL कार्ड होल्डर ऐसे हैं या APL कार्ड होल्डर्स हैं। 18th बेंच ऑफ CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर UTs ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यानी इनके पास अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं थे, तो यहाँ पे 18th ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है। ये लेटेस्ट अभी 7 जून को या 8 जून को ये किया गया। He said that more than 800 central laws which were not being applicable to Jammu and Kashmir has been made applicable since the abolition of 370। यानी अब ये यूनियन टेरिटरी हो चुका है, यानी सेंट्रल लॉज सारे के सारे वहां लग गए। पहले 370 के होने की वजह से वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं थे, एक्सेप्शन लॉज में आता था, वो सारे चेंज हो गए 370 के हटने से, 35A के हटने से। अब
जो कि 5 अगस्त पिछला ईयर हटाया गया था, इसके हटने से लगभग 800 सेंट्रल लॉज हैं जो अब ऑलरेडी वहां पर डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के। एक तरह से पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो गया है जम्मू एंड कश्मीर का। Minister also said that all three important agencies of DOPT, CAT, CIC and CVC, Central Information Commission, Central Vigilance Commission, are now operational in Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोला गया। ये मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक वहां के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया with an aim to boost economic growth of Manipur through agriculture and horticulture. Inaugurated a plant health clinic at the Directorate of Horticulture and Soil Conservation, Imphal. Imphal वहां की capital है। During the inauguration function, the chief minister also launched a mobile soil testing laboratory van. इन्होंने ये भी लॉन्च किया। The initiative taken up by the Department of to set up such a plant clinic will provide plant health diagnostic service to the farmers. इसके अलावा नेक्स्ट जो एक वर्ड आप लोग को पिक करेगा आके एग्जाम में, तुरंत स्कीम लॉन्च की गई सीबीआईसी द्वारा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम उनका तुरंत कस्टम डिपार्टमेंट का ये है, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसके जरिए क्या होगा कि पहले जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आप करते थे उसके लिए कस्टम्स ड्यूटीज जो लगती थी उसमें बहुत ज्यादा क्लियरेंस करने में बहुत समय लगता था। वो क्लियरेंस अब बहुत इजीली कहीं से भी बैठे हो सकता है, उसके लिए पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) today launched its flagship program Turant Customs at Bangalore and Chennai. Importers will now get their goods cleared from the customs after a faceless. ये बहुत जरूरी है कि जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका करप्शन खत्म होगा। करप्शन खत्म करना है तो इसको फेसलेस बनाना जरूरी है। तो इसमें एक और कदम गवर्नमेंट ने चला कि असेसमेंट इज डन रिमोटली बाय कस्टम ऑफिसर्स लोकेटेड आउटसाइड द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। जैसे कोई चेन्नई पोर्ट पर अपना माल मंगाया, इंपोर्ट कराया, तो उसको चेन्नई जाने की जरूरत नहीं, वो बैंगलोर में बैठ करके चेन्नई पोर्ट का माल अपना क्लियरेंस करवा सकता है थ्रू फेसलेस असेसमेंट। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तुरंत नामक स्कीम से पॉसिबल हो रहा है। तुरंत कस्टम इज अ मेगा रिफॉर्म फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। द स्टार्ट ऑफ तुरंत कस्टम एट बैंगलोर एंड चेन्नई विल बी द फर्स्ट फेज ऑफ ऑल इंडिया रोल आउट व्हिच वुड गेट कंप्लीटेड by 31st December of the year. The first phase will cover import of mechanical, electrical and electronic machineries at the ports, airports and ICDs of the Bengaluru and Chennai. बेंगलुरु और चेन्नई के क्लियरेंस वहां से ये लॉन्च हो गया है, बाकी जगह पर बहुत जल्दी ही ये लॉन्च होगा। अच्छा, कोरोबोट क्या है? ये कोरोना में जहां मेडिकल सप्लाईज जब देनी होती है हॉस्पिटल में, अब एक वार्ड है सपोज में कोविड-19 के पेशेंट्स सब भरे हुए हैं, तो वहां नर्सेज जाएंगी तो उनको चांस रहता है, रिस्क रहता है कि वो दवाई देने गई पर वो खुद उनको कोरोना हो गया। तो इस तरह का रोबोट बनाया गया ताकि इंटरनेट से कंट्रोल करके इसको चलाया जाए और एक जगह बैठे बैठे हर जगह अपने दवाइयां वगैरह पहुंचाई जाए। कोरोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट। द गिज्मो एप्टली कॉल्ड कोरोबोट, इस गैजेट को कोरोबोट कहा जाता है, इंडिपेंडेंटली dispenses food, water, beverages, medicine and even some good advice to corona patients without the needs of nurses, ward staffs or other caregivers. इनकी जरूरत नहीं है, उनकी जगह पर ये खुद ही काम करके ये चीजें करेगा। ये कौन डेवलप किया था? ये डेवलप किया गया, डिजाइन बाय प्रतीक तिरोडकर, फाउंडर ऑफ स्टार्टअप। उन्होंने पीएनटी सॉल्यूशन नाम के एक स्टार्टअप शुरू की डोंबिवली में, मुंबई महाराष्ट्र, और वहां से उन्होंने इस रोबोट को बनाया है। इस तरह के इनोवेशंस जो हो रहे हैं कोविड-19 में, ये बहुत दूरगामी जाएंगे और आगे चल के बहुत सारे चीजों को बदलने वाले हैं। एक और इस तरह की साइंटिफिक चीज इंपॉर्टेंट आई है हम लोग के नजर में, इलेक्ट्रोलाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है कि अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस ड्यू टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज से हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम ब्रेक करते हैं। ये एक प्रोसेस था, लेकिन ये बड़ा महंगा, बहुत कॉस्टली और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इसमें एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है। द टेक्निक कैन बी यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन गैस। आगे चल के हाइड्रोजन व्हीकल्स आने वाली हैं, तो हाइड्रोजन व्हीकल्स में बहुत ये काम कर सकती हैं, हाइड्रोजन पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल एंड ब्रीदेबल ऑक्सीजन गैस, यानी हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए
हम इस तरह के वाटर हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, जैसे अगर हम मरीन रिसोर्सेज की बात करें तो भी, तो उस वाटर को हम लोग ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं ताकि हम और ज्यादा ब्रीथ कर सके अच्छे से हमें, और कैन मिक्स द टू इनटू ऑक्सी हाइड्रोजन, या उन दोनों को मिलाकर ऑक्सी हाइड्रोजन, व्हिच इज आल्सो अ यूजेबल फ्यूल दो मोर वोलेटाइल एंड डेंजरस। थोड़ा खतरनाक जरूर है ऑक्सी हाइड्रोजन, थोड़ा इनफ्लेमेबल होता है, लेकिन इसको भी यूज किया जा सकता है कंट्रोल्ड कंडीशन में अगर हम इसको यूज करना चाहें तो। क्या है ये प्रोसेस? It is a promising method to generate hydrogen but require energy input that can be brought down in the presence of catalyst। यानी एनर्जी लगेगी और एक कैटलिस्ट लगेगा, ठीक है। अब जब कैटलिस्ट अगर बहुत एक्टिव रहेगा तो एनर्जी का कंजम्पशन इसमें बहुत कम हो जाता है। The scientists have shown that molybdenum डाइऑक्साइड बोल के एक कंपाउंड है, molybdenum डाइऑक्साइड नैनोमटेरियल्स कैन एक्ट एज एन एफिशिएंट कैटलिस्ट टू रिड्यूस द एनर्जी इनपुट। यानी एनर्जी इनपुट जो इसमें ज्यादा लगती थी उसको कम करने के लिए molybdenum MOO2 डाइऑक्साइड, molybdenum डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वाटर को स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, टू रिप्लेस द करेंटली एम्प्लॉयड कैटलिस्ट प्लैटिनम। अभी कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? प्लैटिनम। अब प्लैटिनम इतना महंगा यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है इस प्रोसेस को, which has limited resources। इसकी वजह से इस प्रोसेस को कभी मास लेवल पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता। अगर molybdenum डाइऑक्साइड इजीली हम लोग को जो मिलता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, इस कंडक्टिंग मेटल ऑक्साइड दैट इज वन ऑफ द लो कॉस्ट कैटलिस्ट विद गुड एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी फॉर हाइड्रोजन इवोल्यूशन, ठीक है। द कैटलिस्ट इज हाईली स्टेबल फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन विद sustained hydrogen evolution from water। About 80% efficient conversion of electric energy into hydrogen has been achieved। यानी इसकी एफिशिएंसी देखिए कि जितना भी हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इसमें लॉस बहुत कम होगा। अगर हम जो प्लैटिनम बेस्ड यूज करते थे उसमें लॉस बहुत होता था। पहली बात कि अगर हम 100 ml वाटर को यूज कर रहे हैं उसमें 40 ml या 30 ml हम निकाल पा रहे थे, इतने वॉल्यूम का हम निकाल पा रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन 60% वेस्ट हो जाता था। अभी ये जो आया ये 80% एफिशिएंट है, मतलब केवल 20% वेस्टेज है। यानी इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करेगा और इजीली इस टेक्नोलॉजी को एडवांस करेगा, जहां से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकता है अनलिमिटेड अमाउंट में। अच्छा, एक रेस टू जीरो कैंपेन अभी लॉन्च हुआ यूनाइटेड नेशन का। ये क्या है रेस टू जीरो कैंपेन? द कैंपेन एम्स टू कोडिफाई कमिटमेंट मेड बाय अ क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस। यानी क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस CA के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया है उस कमिटमेंट को कोडिफाई करने का काम कर रहे हैं। यानी हम कब जीरो तक जाएंगे, यानी जीरो एमिशन तक कब जाएंगे, जीरो एमिशन तक जाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, ये इसको अवेयर करेगा इस चीज को लेकर के। विच लॉन्च्ड अहेड ऑफ लास्ट ईयर्स COP25 इन मैड्रिड। यानी क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस जो लॉन्च किया गया था मैड्रिड में COP25 के दौरान, उसने इसको अवेयर करने के लिए, फैलाने के लिए ये कोशिश की है। इट एनकरेजेस कंट्रीज, companies and other entities to deliver structured net zero greenhouse gas emission pledged by time the talks begin। जब से ये टॉक्स शुरू हुआ तब से ये बात चल रही है। क्या है क्लाइमेट एमिशन अलायंस? currently includes 120 countries, several other private players that have committed to achieve zero net greenhouse emission by 2050। यानी हम लोगों ने टारगेट लिया है 2050 तक, लगभग 120 देशों ने इस तरह का टारगेट लिया 2050 तक जीरो एमिशन करेंगे। सिग्नेटरीज आर रिस्पांसिबल फॉर 23% ऑफ करंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन वर्ल्ड वाइड एंड 53% ऑफ ग्लोबल GDP। यानी 23% ऑफ करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन वर्ल्ड वाइड एंड 53% ऑफ ग्लोबल GDP। ये हम लोगों को करना है। अगला जो न्यूज है वो है मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल। आज बड़ा ही साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये बहुत फंसाता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन। अर्पित, अनन्या इज रिलेटेड टू, अर्पित इज रिलेटेड टू, या कोरोबोट इज रिलेटेड टू, ऐसी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है और वो लोग उसको समझते हैं कि हमारे बस का नहीं है, इसको मैं पढ़ नहीं सकता, या ऐसे वो इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे करंट अफेयर्स को बहुत इंटैक्ट करके रखना चाहिए। ये मार्क्स स्पीकिंग है, ये आपको एनहांसमेंट देगा मार्क्स में। मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, ये मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल क्या है? साइंटिस्ट जो है एट ARCI एंड ऑटोनोमस RD सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ DST, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये ARC सेंटर है।
has developed a rare earth-based magnetocaloric material that can be effectively used to treat the cancer patient. कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इसको ये क्या करता है कि ये रेगुलर मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हीट रिलीज करता है या हीट एब्जॉर्ब करता है। ये अपने मैग्नेटिक इफेक्ट में जैसे ही चेंज आता है, इसके मैग्नेटिक ओरिएंटेशन में जैसे ही चेंज आता है, या तो इसमें से हीट निकलती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। एक कंडीशन में हीट निकलेगी और एक कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो उसको यूज करके ये बनाया गया है। दे आर सर्टेन मटेरियल्स इन विच एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाया गया तो हीट रिलीज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए तो हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ऐसे कि ये नॉर्मल कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाया तो सारा ओरिएंटेशन इस तरह का हो गया, हीट रिलीज हुआ। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इसको हमने मैग्नेटिक इफेक्ट हटा दिया तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया, अब फिर से कूलिंग हो गई। तो इस हीटिंग और कूलिंग को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, हाँ, हीट पंप ओवर द हिमालयाज। हीट पंप यानी एक तरह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लद्दाख रीजन और जो अपर हिमालयाज है वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी वहां हीट पंप जैसी सिचुएशन अराइज कर रही है। इसको एरोसॉल रेडिएटिव इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोसॉल बेस्ड रेडिएटिव इफेक्ट। ये एरोसॉल बेस्ड रेडिएटिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है, इसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द इफेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल्स is much higher over the high altitude of western trans Himalayas, यानी जो वेस्टर्न साइड का ट्रांस हिमालयाज है, यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये वाला जो हिमालयाज है वेस्टर्न ट्रांस हिमालयाज का मतलब हिमालय के उस पार के हिमालयाज, जो काराकोरम है, लद्दाख रेंज है, इन रेंजेस के ऊपर देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है कि एरोसॉल्स की जमावड़ी की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। 0.3%, 0.3 डिग्री, 0.4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग कार्बोनेसियस एरोसॉल्स, ऐसे एरोसॉल जो कि कार्बोनेसियस हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग है, एंड डस्ट फ्रॉम द पोल्यूटेड इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी यहाँ का इंडो गैंगेटिक प्लेन से इस तरह के एरोसॉल जो कार्बोनेसियस हैं, डस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, ये यहाँ तक पहुंच रहे हैं। And deserts area over the Himalaya constitutes a major climate issues due to severe impact on the atmospheric warming and glacier retreat। इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, जरा एक बार देखा जाए कि यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फेट, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा, ये सारे शूट्स निकल रहे हैं और यहाँ जाके एरोसॉल में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे देखो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट, सरफेस, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। मेनी ह्यूमन एंड नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्री टू वोल्केनोज emit tiny particles into the air. These aerosols might absorb sunlight. ये क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, and warm the atmosphere, or they might seed clouds and reflect radiation back into the atmosphere. ये क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। या तो ये क्या करेंगे, सनलाइट और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये वहां के टेम्परेचर को, माहौल को गर्म कर देंगे, या अगर ये क्लाउड के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये सनलाइट को, इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस हीटिंग ओवर हिमालयन फैसिलिटेट्स द एलिवेटेड हीट पंप। ये एक तरह से एक हाइट पे यहाँ पे एक पंप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ हीट ज्यादा हो रही है, यहाँ हीट कम हो रही है, तो एक पंप की नुमा यहाँ पे बन गया है। दैट स्ट्रेंथेन्स द टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द लैंड एंड द ओशन, एंड मॉडिफाइज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द मॉनसून रेनफॉल। अब क्या हो रहा है कि एक जगह अब यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, जहां हीट जनरेट होगा, जहां टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, एलपी क्रिएट हो गया, तो जहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो कहीं समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएटेड है, वहां से विंड गस्ट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मॉनसून, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें इफेक्ट कर रही हैं हमारे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा। द मंथली मीन एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव forcing of aerosol leads to heating rates of 0.04 to 0.13 degrees centigrade per day. Further, the temperature over the Ladakh region is increasing 0.3 to 0.4 degree Celsius per decade
फ्रॉम द लास्ट 3 डिकेड्स, यानी हर डिकेड में इतनी वृद्धि हो जा रही है, यानी 2-3 डिकेड जाते जाते 1 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है हमारे उस रीजन के लिए। दिस इज ड्यू टू एरोसोल रेडिएटिव इफेक्ट इन द हिमालयाज। तो एरोसोल रेडिएटिव इफेक्ट में हम लोगों ने देखा एरोसोल क्या होता है, इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एयर और अनदर गैस। एयर में या किसी गैस में ये सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स का जो एग्जिस्टेंस होता है, बहुत लाइट वेट वो तैरते रहते हैं हवा में, दे कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल आर फॉग, मिस्ट, डस्ट, forest exudates and geyser streams, volcanoes, etc. Example of anthropogenic aerosols are air pollutants and smoke, etc. The liquid or solid particles have diameters typically less than 1 millimicron. Larger particles with a significant settling speed make the mixture a suspension, but the distinction is not clear cut. अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। Technological applications of aerosols include dispersal of pesticides, medical treatment of respiratory illness, and convention technology. बात एनवायरनमेंट की ही चल रही है। हीट पंप हमने देखा किस तरह से एरोसोल्स रेडिएटिव इफेक्ट देखा, जहां जिसकी वजह से हीट पंप जनरेट हो जा रहा है हिमालय के, ट्रांस हिमालय के रीजन में, वेस्टर्न साइड में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक लो प्रेशर वहां क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये अभी रिलीज हुआ, ईपीआई इंडेक्स, येल यूनिवर्सिटी इसको रिलीज करती है। ईपीआई में इंडिया का रैंक जरा आप देखो ध्यान से, 168, यानी हमारे एनवायरनमेंट की क्या हालत है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी मिलकर के इसको रिलीज करते हैं, ईपीआई एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। हम कहीं कहीं अपने आस पड़ोस के देशों से बहुत खराब स्थिति है। इसमें अभी हमने डेनमार्क को पढ़ा, देखो डेनमार्क इसमें नंबर 1 है। तो एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो जा रहा है कि ईपीआई में नंबर 1 नेशन कौन है, डेनमार्क, दूसरा है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम है, 13वें पे ऑस्ट्रेलिया, यानी यूएस की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो 24 पर है। रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना की तो हालत हम देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत हम लोगों की है, इंडिया की है, 168 आउट ऑफ 180 नेशंस। आप इमेजिन करो कि कितना हमारी खराब, हमसे खराब कौन होंगे। और 180 कंट्रीज हैं टोटल, 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसमें लिए गए, 11 कैटेगरीज में इनका मापा गया इनको, और ये बाइएनली होता है, मतलब बाइएनियल का मतलब 2 साल में एक बार, ठीक है। बाई एनुअल का मतलब होता है कि साल में 2 बार, बाइएनियल मतलब होता है 2 साल में एक बार। तो एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम विटालिटी को ये वो करता है। ये 12th एडिशन रिलीज हुआ है ईपीआई का। इंडिया का रैंक 168 है। इतना ये फैक्ट है जो कि आपको जानना है। द इंडेक्स इज मेथड of quantifying and numerically marking the environmental performance of a state's policy। यानी हम हमारा जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी बन रही है, इसको आईना दिखाने के लिए इस तरह के इंडेक्स आते रहते हैं। यानी हमारे यहाँ वास्तव में जो पॉलिसीज बन रही हैं, हमारे यहाँ या चाइना में देखा जाए, हमारे यहाँ तो खासकर ज्यादा क्या हो रहा है, उसमें हम लोग एनवायरमेंट को इग्नोर करके चल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दिस इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय पायलट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, फर्स्ट पब्लिश इन 2002, पहली बार 2002 में पब्लिश किया गया था। प्रीसीडेड बाय, इसके पहले एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ईएसआई आया करता था 1999 से 2005 तक। बोथ इंडिसेस वर डेवलप्ड बाय येल यूनिवर्सिटी, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इन कोलैबोरेशन विद, इनके साथ कौन है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ यूरोपियन कमीशन। ये दोनों इसके साथ हैं, ये 4 लोग मिलकर के इसको निकालते हैं। इंडिया की रैंकिंग 168 है, तो डिफरेंट है। अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ में तो हम 172 हैं। एयर क्वालिटी बहुत खराब, सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर में हमारा रैंक है 139, हेवी मेटल्स में 174, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बुरा, इकोसिस्टम विटालिटी 150, बायोडाइवर्सिटी 148, इकोसिस्टम सर्विसेज 93, फिशरीज में 35। तो हमारा रैंक आप देख लें, हर एक में रैंक इतना खराब है कि टोटल एवरेज रैंक जो आया है 168 आया है, ठीक है। वी स्कोर 27.6 आउट ऑफ 100, यानी हमें 27.6, अगर हम लोग अपने मानक पे देखें 33% भी नहीं मिला, यानी हम फेल है। इंडियाज रैंक वाज 177, थोड़ी खुशी इससे ले सकते हैं हम लोग कि हमारा 177 था इन 2018, जो कि थोड़ा कम हुआ है। अब क्या इसका कारण है, वी शुड एनालाइज दैट, बट इन रियलिटी थोड़ा सा कम हुआ, जिसको
इग्नोर भी कर सकते हैं। इंडिया स्कोर बिलो द रीजनल एवरेज स्कोर ऑन ऑल 5 की पैरामीटर्स। जो की पैरामीटर्स हैं सब पे हम लोगों ने रीजनल जितने भी कंट्रीज हैं उनसे बुरा परफॉर्मेंस किया है ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेवी मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब में हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। तो दोस्तों ये एनवायरमेंट के इस तरह के परफॉर्मेंस को हम लोग को चेक करना चाहिए। सब लोग मिल करके एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करो, प्लीज बचाने की कोशिश करो कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। इट हैज आल्सो स्कोर्ड बिलो द रीजनल एवरेज और पैरामीटर्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी हमारा बुरा हाल है, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टू। Among South Asian countries, India was the second position, rank 106 after Pakistan on climate change। अगर climate change वाला क्राइटेरिया देखा जाए तो उसमें 106 रैंक पे है। इवन पाकिस्तान हमसे अच्छा मैनेज कर रहा है अपने क्लाइमेट को। आप शर्म तो थोड़ी सी आई होगी, बट ये फैक्ट है। द 11 कंट्रीज लैगिंग बिहाइंड इंडिया नाम देख लो कौन तुमसे पीछे है, तुम किससे आगे हो। बुरुंडी, हाइटी, चाद, सोलोमन आइलैंड, मेडागास्कर। माय गॉड, बोलना भी बुरा लग रहा है। तो प्लीज सबकी जिम्मेदारी है, ये केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही नहीं, हम सब अपने एनवायरनमेंट को अगर थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करें, थोड़ा एसी कम चलाएं, थोड़ी बिजली कम जलाएं, तो भी हमारा एनवायरनमेंट बचता है। तो प्लीज ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान वे अहेड ऑफ इंडिया इन द रैंकिंग। अब और बेइज्जत नहीं करूंगा, बस। डेनमार्क केम इन द फर्स्ट प्लेस, फॉलोड बाय लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। द यूनाइटेड किंगडम रैंक 4th, द यूएस इज फार बिहाइंड, 24th रैंक। प्लीज एनवायरनमेंट पे ध्यान दें। अगला इसी तरह से कैंपेन है स्पंदन कैंपेन। स्पंदन कैंपेन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चलाया है। हो क्या रहा है कि कोविड प्रेशर और तरह के प्रेशर्स में क्या हो रहा है कि वहां के बहुत सारे पुलिसमैन सुसाइड करने लगे। तो सुसाइड को रोकने के लिए, उनको समझाने, उनको काउंसलिंग करने के लिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाए रखने के लिए एक कैंपेन चलाया, स्पंदन का कैंपेन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्पंदन कैंपेन टू कंटेन इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड एंड फ्रेट्रिसाइड, यानी खुद भी मर रहे हैं, दूसरे को भी मार रहे हैं, इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल्स। अब वहां के एसपीज को क्या कहा गया है कि परेड इन देयर डिस्ट्रिक्ट एवरी फ्राइडे आफ्टर द इवेंट, द ग्रीवांस ऑफ द पर्सनल आर टू बी एड्रेस्ड। यानी हर फ्राइडे को परेड कराया जाए पुलिस लाइन के अंदर, और उसके बाद वहां पे सीनियर ऑफिसर्स बैठ के उनके ग्रीवांसेस को सुनेंगे और उसको एड्रेस करेंगे। द कैंपेन विल ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर योगा क्लासेस, उनके लिए योगा क्लासेस, यानी लोकली योगा टीचर हायर करके उनको योगा क्लासेस दिया जाए उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। ऑल्सो पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिड्रेस ग्रीवांसेस ऑफ पुलिस पर्सनल इन रेगुलर इंटरवल्स। द सुपरिटेंडेंट यानी एसपी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू विजिट पुलिस स्टेशंस रेगुलरली एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। खेल कूद, कई थानों ने इस तरह से बहुत अच्छे सिम्टम्स शो किए हैं। अभी न्यूजीलैंड से खबर आई कि न्यूजीलैंड ने कोविड को बीट कर दिया। वहां का जो लास्ट पेशेंट था जो वो भी रिकवर कर गया। बड़ी खबर है। इतनी ज्यादा निराशाओं में एक आशा भरी खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने ये जंग जीत ली है। अभी तक उसने अपने बॉर्डर्स को सील कर रखा है लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे करके अब अपने आप को खोल रहा है। लेकिन उसने अपने आप को कंटेन कर लिया, कोरोना वायरस को अपने से दूर कर लिया। ये कैसे किया? वो कर पाया है अपने एक फॉर्मूले से, एंड दैट वाज सोशल बबल्स। व्हाट आर सोशल बबल्स? ये सोशल बबल्स क्या है? सोशल बबल इज वन ऑफ द वेज ऑफ इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग। एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग है टू कीप द कोविड-19 curve flat suggested by experts including the social bubbles। ठीक है, तो सोशल बबल्स फॉर्म करके इस सिचुएशन को कंट्रोल किया है। इस तरह से देखिए, ये एक बबल है। अब ये इनसे मिल रहा है, ये इनसे मिल रहा है। अब ये किसी बाहर वाले से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये सेफ है। अब ये अगर बाहर नहीं जाते इनमें से कोई, तो ऐसे ऐसे मोहल्लों को उन्होंने बबल्स में क्रिएट कर दिया। अगर किसी एक का बबल में पता चल रहा है कि इनको है, तो इनको पूरी तरह से आइसोलेट करके बाकी बबल्स को ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लॉकडाउन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इन सब चीजों पर। ठीक है, The idea is based on New Zealand's model of household bubbles, an exclusive social group that is allowed to meet with each other amid the pandemic। वो आपस में मिले लेकिन बाहर से किसी से नहीं मिलेंगे, एक बबल की तरह आपस में कैद कर लेंगे अपने आप को, बस इतने लोगों मिलेंगे। तो अभी भी आप लोगों को भी यही चाहिए कि जिनसे आप मिल रहे हैं, आपको पता है कि उनको अगर नहीं है, तो उनको भी ये हिदायत दीजिए कि वो किसी और से इस तरह से ना मिले। आप लोग एक छोटा मोटा, जैसे अगर कोई काम है, सपोज किसी का परचेज एंड सेल्स का काम है, तो जितने लोग उसमें परचेज एंड सेल्स वाले हैं वो अपना एक ग्रुप बना ले और वो ग्रुप आपस में
बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आरोग्य सेतु है, उसके जरिए अपने आप को कंट्रोल रखें, कंटेन रखें कि किसी और से वो ना मिले, कोशिश करें और अपना काम भी करेंगे और अपने आप को सेफ भी रख पाएंगे। बबल इज रेफर्ड टू एज इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड और द पीपल दैट वन लिव्स विद। Studies have shown that the concept of social bubble proved effective for New Zealand since it allowed people who were isolated, vulnerable or struggling to receive the care and support they needed. New Zealand is corona free now. Good news, very good news. तो देखा जाए दोस्तों, इतने करंट अफेयर्स में आपने देखा कि आज के करंट अफेयर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स वाले वर्ड्स ज्यादा होंगे, कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले वर्ड्स ज्यादा होंगे और कभी कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड्स ज्यादा होंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ये टर्म्स 2-3 बार अगर नहीं सुने रहेंगे, क्योंकि आज आया और इस पर काम चालू हो गया, इसके बाद आपको ये फिर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एग्जाम में अगर ये अचानक से दिखता है तो एकदम से नया लगने लगता है। तो प्लीज इसको आराम से पढ़े, पढ़ के 2-3 बार रिवाइज कर लें, इन वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। इसके साथ ही ये हमारा डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपका आज का 9 तारीख का 9 जून का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस, लर्निंग मेड इजी। सी यू सून टुमारो। Nine June 2020 Current Affair Express at Study Express, Learning Made Easy, studyexpress.in आप सबका स्वागत करता है। आपको एक्सप्रेस स्पीड से एक्सप्रेस न्यूज 9 जून का बताया जाए ताकि आप रिवाइज कर सकें छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए, कि छोटे छोटे फैक्ट्स जो मिस हो जाते हैं आपको, वो इसमें हम लोग कवर करा रहे हैं आपको। कोविड इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी कवर्स ऑल कंपनीज एंड नॉट जस्ट एमएसएमईज। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो कोविड इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है केवल ये एमएसएमई के लिए नहीं है, ये सभी सेक्टर के लिए है, ये सभी कंपनीज इसका यूज कर सकती हैं, यानी इसको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बता दिया। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स कैट बेंच एट जम्मू, यानी ये 18th बेंच होगी नेशन की, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए एक कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप किया है टू प्रोवाइड स्पीडी रिलीफ टू एम्प्लॉइज ऑफ जेएनके एंड लद्दाख इन सर्विस मैटर्स, यानी अब वो सेंट्रल के कंट्रोल में है। अब इसके साथ साथ वहां पर लगभग 800 सेंट्रल लॉज भी लागू हो रहे हैं, केवल कैट नहीं, सीआईसी, सीबीसी सब अब वहां पर इंप्लीमेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट रोल्स आउट फैसिलिटी ऑफ फिलिंग ऑफ नील जीएसटी रिटर्न थ्रू एसएमएस, नील जीएसटी रिटर्न थ्रू एसएमएस, यानी जो छोटे व्यापारी थे उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि हमेशा वो जब किसी महीने नील जीएसटी उनका जा रहा है, वो रिटर्न करने के लिए भी फिर सीए के पास जाके फिर या पोर्टल पे जाके जीएसटी 3 खोल करके 3B खोल करके उनको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और ये सब करके उनको करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अगर नील जीएसटी है आप एसएमएस के जरिए उसको कर सकते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक और कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि आप आसानी से सहूलियत से अपने जीएसटी का निवारण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट कलर बैन फॉर नंबर प्लेट स्टिकर्स फॉर BS6 4-wheel व्हीकल्स, यानी जितने भी BS6 कैटेगरी के, BS6 मतलब भारत स्टैंडर्ड 6, यानी एमिशन स्टैंडर्ड्स को बताता है। किसको बताता है? एमिशन स्टैंडर्ड्स को बताता है। तो अभी हम लोगों ने जो BS6 लॉन्च किया है, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट पर ग्रीन कलर का एक स्टिकर लगाया जाएगा, ग्रीन स्ट्रिप लगाया जाएगा, ताकि रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये BS6 है कि नहीं है। Green strips of 1 centimeter thickness for BS6 vehicles for sticker of registration. Details being struck on windshields of 4-wheelers. इंडियन एयरफोर्स ने एक इंडिजिनस एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया है, अर्पित नाम से। दिस पॉड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस diseases including COVID-19 from high altitude area, isolated and remote places.
तो ये आपके 8-10 ये जो न्यूज थे बहुत फास्ट फॉरवर्ड में तरीके से। अब थोड़ा सा वर्ड्स देख लें आज के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं। चलते हैं, थोड़ा सा नया टेक्निक इसमें मैंने अडॉप्ट किया है, रूट वर्ड टेक्निक आपको लेकर के चल रहा हूँ वर्ड सीखने का, धीरे धीरे करके हम लोग इसको बढ़ाएंगे। आज देखिए जितने भी वर्ड हमने यूज किए हैं, हाइपरबोल, डायबोलिक, इकबॉलिक, हाइपरबोला, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये सारे वर्ड जो आपके हैं सब में एक चीज कॉमन दिख रहा है, बोल। बोल से याद रखिएगा, BOL, बोल यानी बॉल। बॉल जो होता है, बॉल को क्या करते हो आप, थ्रो करते हो। बॉल को क्या करते हो, थ्रो। तो बॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, थ्रो। टू बॉल मीन्स टू थ्रो। तो हाइपरबोल जो बहुत ज्यादा फेंकता है, थ्रो करता है, एक्स्ट्रा हाइपर बोल, हाइपर फेंकता है, हाइपर थ्रो करता है, उसको एक्सेजरेशन यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोलना। डायाबोलिक यानी जो हमें गलत सिचुएशन में फेंक दे, हमें दोहरे सिचुएशन में फेंक दे, उसको हम डायाबोलिक बोलते हैं, यानी इविल, बहुत खराब। इकबॉलिक का मतलब होता है एन एजेंट दैट इंट्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूटेरस। ये एक टेक्निकल डिवाइस है। एन एजेंट दैट इंट्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, थ्रो करता है और समेटता है, थ्रो करता है एंड समेटता है, उसको इकबॉलिक बोलते हैं। अच्छा, हाइपरबोला, हाइपरबोल से एक और वर्ड हाइपरबोला, ए सिमेट्रिकल ओपन कर्व फॉर्म्ड बाय एन इंटरसेक्शन ऑफ सर्कुलर कोन with a plane at a smaller angle with its axis than the side of the cone। यानी जो इस तरह से थ्रो करता है एक कोन के साइड्स को, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरबोला कहते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो मतलब ब्लड से रिलेटेड है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। थ्रोम्बो ब्लड से, by a blood clot that has become dislodged from another side in the circulation is known as thrombolism। Anabolism मतलब क्या होता है, synthesis of complex molecules in living organism from simpler ones। यानी किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना थ्रो करके, कैसे दो को थ्रो किया एक तरफ और एक कॉम्प्लेक्स बन गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म, फ्रॉम सिंपलर वंस टुगेदर विद द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब आते हैं कैटाबोलिज्म, द ब्रेकडाउन। अब दूसरे डायरेक्शन में इसको फिर थ्रो करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म सिंपलर वंस टुगेदर विद रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में क्या आया कि अगर हम दो सिंपल चीजों को, दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों को मिलाकर के किसी एक जगह पर ले आते हैं और कॉम्प्लेक्स कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी प्लस होकर यहां सेव हो गई, स्टोरेज ऑफ एनर्जी हुआ। ये एनाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है, कैटाबोलिक मतलब ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब क्या हो रहा है कि अब ये कॉम्प्लेक्स चीज थी, इसको हमने तोड़ा, दो पार्ट में किया, अब यहां से एनर्जी इसकी रिलीज हुई, उसको हम लोग कहते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी यहां पर कैटाबोलिज्म में रिलीज ऑफ एनर्जी होगी और एनाबोलिज्म में स्टोरेज ऑफ एनर्जी होगी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यहां भी बोलिज्म लगा हुआ है, द केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। यानी मेटाबॉलिज्म देखा जाए, मेटा यानी बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा थ्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी आपने छोटा सा खाना खाया, निवाला खाया, अब इसकी एनर्जीज को बड़ा करके हर पार्ट्स में पहुंचाना, ये क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है एनर्जी, क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। यानी आपके इस फूड को इस तरह से प्रोसेस करना कि वो मेटा में कन्वर्ट हो और बहुत जगह पर वो एनर्जी हम लोग पहुंचा सके, इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंबल में भी बोल है, सिंबल, अ थिंग दैट रिप्रेजेंट्स और स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। मतलब सिंबल में देखो, सिमिलर थ्रो, यानी हम जो चाहते हैं, मेरा कोई एस्पिरेशन है, कोई एम है, कोई टारगेट है, उस टारगेट को हम कहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इस टारगेट को थ्रो कर रहा है सबके सामने, जो पोर्ट्रे कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल। जैसे अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा हार्ट बना दिया, ये हार्ट क्या है, सिंबल ऑफ लव। दिस सिंबल इज, यानी दिस इज सिमिलर टू, दिस इज थ्रोइंग अ सिमिलर लाइट व्हिच इज थ्रोन बाय द वर्ड लव। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंबल ऑफ समथिंग, सिंबल। नेक्स्ट, पैराबल का मतलब होता है सिंपल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल लेसन। ये थोड़ा सा बोल से अलग हो गया,
ये एबल हो गया। ए सिंपल स्टोरी, छोटी पैराग्राफ वाली स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट ए मॉरल लेसन, उसको हम लोग पैराबल कहते हैं। सिंबलिस्ट, समवन हु इज स्किल्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स, जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करवाने में या सिंबॉलिक चीजों को क्रिएट करने में माहिर होता है, उसको सिंबलिस्ट कहा जाता है। टोम्बोला, टोम्बोला क्या होता है? गेम इन विच पीपल पिक टिकट्स आउट ऑफ रिवॉल्विंग ड्रम एंड सर्टेन टिकट्स विन इमीडिएट प्राइजेस। यानी एक रिवॉल्विंग ड्रम है, वो एक टिकट थ्रो कर रहा है, वो टिकट जो थ्रो करता है उससे आपके लक इमीडिएट प्राइज मिलता है, लकी होने पर, उसको तंबोला बोलते हैं। एपिबोलिक, एपिबोलिक का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ सेल्स इनटू शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट ओवरलाई और सराउंड अदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स। एपिबोलिक सेल कौन से सेल होते हैं? यानी जो शीट्स की तरह स्प्रेड होते हैं, मूवमेंट एंड स्प्रेडिंग ऑफ आउट ऑफ सेल्स इनटू शीट्स, यानी कोई भी चीज निकला सेल से और फैल जाए शीट्स में दूसरे टिश्यू के, दैट ओवरलाई और सराउंड अदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स, उसे हम लोग एपिबोलिक कहते हैं। हेलोमेटाबोलिज्म, हेलोमेटाबोलिज्म क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी पूरी तरह से चेंज हो जाना, बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो जाना, चेंज थ्रो करना इज नोन एज हेलोमेटाबोलिज्म। ये कुछ वर्ड हैं, इनको बहुत तरीका है पढ़ने का। आप एक ये भी तरीका है कि सारे एक कैटेगरी में आपने जब डिक्शनरी खोलोगे तो जितने बॉलिक वाले वर्ड हैं उनको एक साथ निकाल लीजिए और उसको इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए। ये थोड़ी अच्छा सा चित्रण। ग्रीनलैंड की आज बात हुई। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है। और यहाँ पे करेंसी क्या है? बाकी जगह पे तो डेनिस कोरिन, यहाँ पे कोरोना 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 यहाँ की करेंसी है। अच्छा, यहाँ पे एक कैनियन देखा जा रहा है। ये वहां पर आइस कैनियंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आइस कैनियंस देखने को मिलते हैं, जो इस तरह से देखने में होते हैं। तो चलो, इसके साथ ही आज का हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं फिर और धमाकेदार करंट अफेयर्स और धमाकेदार न्यूज के साथ।